हेलो दोस्तों, ये यूनिवर्स कितना विशाल है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कैसे जान पाता? क्योंकि एक ही यूनिवर्स में न जाने कितनी गैलेक्सी और इन सारी गैलेक्सीज के अंदर न जाने कितने तारे और एक एक तारा हमारी पृथ्वी से भी न जाने कितना बड़ा है। ये चीज शायद हमारे अनुमान से भी परे है। और हैरानी वाली बात यह है कि साइंटिस्ट लोगों का एस्टिमेट है कि ऐसे मल्टीवर्स यानी मल्टी यूनिवर्स भी हो सकते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि और भी बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन छोटे छोटे और बड़े बड़े गोलों से भरी इस यूनिवर्स की दुनिया की एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही मिस्ट्री है। इस यूनिवर्स की दुनिया के बारे में जितना जानो उतना कम ही लगता है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जाने के बाद और इतनी रिसर्च करने के बाद भी साइंस इस यूनिवर्स की दुनिया का 1% भी नहीं जान पाई, क्योंकि ये यूनिवर्स है ही इतना विशाल और इतना बड़ा। आइए ये यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है इसकी मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सौर मंडल का प्रधान यानी सूर्य, जो कि एक स्टार यानी एक तारा है और ये हमारा सबसे करीबी तारा है। हमारा सबसे करीबी तारा होने के बावजूद भी ये हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दूसरा जो सबसे करीबी तारा है, जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम दिया गया है, ये तारा हमारी पृथ्वी से 40 लाख करोड़ किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा दूरी पर है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 10,000 करोड़ तारे और हैं जो हमसे कितनी दूरी पर हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और मैं यहाँ पर हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं यानी मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी बात कर रहा हूँ। साइंटिस्ट लोगों का एस्टिमेट है कि एक यूनिवर्स में ऐसी 10,000 करोड़ गैलेक्सीज होती हैं और हर गैलेक्सी में 10,000 करोड़ तारे, और ये एक एक तारा पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर एक यूनिवर्स की ही कल्पना नहीं कर सकते। और स्पेस में तो ऐसे और भी न जाने कितने यूनिवर्स हैं जो हमारी समझ से, हमारे अनुमान से परे हैं। अंतरिक्ष की दुनिया का एक ऐसा ही आश्चर्यजनक सत्य जो हैरान कर देने वाला था, जो हजारों सालों से अपने आप में रहस्य बना रहा, वो था ब्लैक होल। क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले कोई नहीं जानता था कि इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। इससे पहले साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि लाइट यानी प्रकाश जो होता है वो द्रव्यमान रहित होता है। इसका मतलब ये था कि प्रकाश के ऊपर ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी प्रकाश ऐसे किसी पिंड के पास से गुजरे जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो भी वो पिंड प्रकाश को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटी जो होती है वो प्रकाश की गति पर इम्पैक्ट डालती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्टार या प्लेनेट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो वो प्रकाश को अपनी ओर खींच सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही पहली बार 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये अनुमान लगाया था कि हमारी आकाश गंगा में ब्लैक होल जैसी चीजें भी हो सकती हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी। इन्होंने बताया जब किसी तारे का फ्यूल खत्म होने लगता है तो वो रेड जायंट यानी लाल दानव का रूप ले लेता है और इसका साइज भी बड़ा होने लगता है। और इन्होंने ये भी बताया कि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है तो वह श्वेत वामन बनता है, और यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा यानी सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा यानी अभिनव तारे में ही विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। न्यूट्रॉन तारे की डेंसिटी हाई होती है लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है। और अंत में जब न्यूट्रॉन तारे में विस्फोट होता है जिसके बाद ब्लैक होल का जन्म होता है। हालांकि इस विस्फोट में 2 और तारे बनते हैं, पल्सर और क्वेसर। पल्सर तारे के बारे में ये कहा जाता है कि ये चमकता और बुझता रहता है। इस तारे से बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती रहती हैं। लेकिन हम ब्लैक होल पर वापस आते हैं। सबसे पहला तो यही कि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसकी ग्रेविटी भी सूरज की ग्रेविटी से कहीं ज्यादा होती है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होने के कारण ये किसी चीज को अपने पास से नहीं गुजरने देता, चाहे वो छोटे मोटे एस्ट्रॉयड हो, स्टार हो या फिर लाइट ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल पर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी अधिक होती है कि ये प्रकाश को भी अपने पास से नहीं गुजरने देता। इस पूरे यूनिवर्स में 4 प्रकार के ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मिनिएचर ब्लैक होल, ये सबसे छोटे ब्लैक होल होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि जब बिग बैंग हुआ था तभी ये मिनिएचर ब्लैक होल बने होंगे। दूसरे होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सूर्य के द्रव्यमान के 10 गुना से भी ज्यादा बड़े होते हैं। तीसरे इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल के मर्ज होने के बाद बने होते हैं। इनका द्रव्यमान भी बहुत अधिक होता है। चौथा और सबसे आखिरी ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि अगर 10 करोड़ सूर्य को भी मर्ज किया जाए तो वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के द्रव्यमान के कंपैरिजन में कम ही बैठेगा। इतना विशाल होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल एक गैलेक्सी में एक ही होता है और ये किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है उसे
उसे हम लोगों ने नाम दिया है सैजिटेरियस ए ब्लैक होल। इस ब्लैक होल की डेंसिटी ग्रेविटी तो बहुत अधिक है ही, साथ ही ये इतना विशाल और इसका द्रव्यमान करोड़ों सूर्य से भी कहीं ज्यादा है। इसी रीजन से ये अपनी अक्ष पर बहुत स्लो स्पीड पर घूमता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्लेनेट या स्टार का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही अधिक होगी और उस प्लेनेट पर समय उतना ही स्लो स्पीड पर गुजरेगा। ये कॉन्सेप्ट भी बताया था आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। आइंस्टीन से पहले न्यूटन ने ये थ्योरी दी थी कि जो समय है यानी टाइम वो एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी भी ग्रह पर जाओगे तो उस ग्रह पर जाने के बाद भी समय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय जैसा पृथ्वी पर गुजरता है वैसा ही किसी भी ग्रह पर गुजरेगा। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये प्रूफ किया कि समय एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग ग्रहों पर जाने के बाद वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से गुजरेगा। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है तो उस प्लेनेट की ग्रेविटी भी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम होगी। ग्रेविटी कम होने के कारण उस प्लेनेट पर समय पृथ्वी की तुलना में बहुत तेजी से गुजरेगा। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो किसी प्लेनेट का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक है तो उसकी ग्रेविटी भी काफी अधिक होगी पृथ्वी से, तो उस ग्रह पर टाइम पृथ्वी की तुलना में काफी स्लो स्पीड पर व्यतीत होगा। इस कॉन्सेप्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने नाम दिया था टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलाव, कि कैसे समय अलग अलग ग्रहों की ग्रेविटी के हिसाब से डायलेट करने लगता है। समय कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, कहीं पर समय का फैलाव बहुत तेज तो कहीं पर समय का फैलाव बहुत धीरे होता है। जैसे कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ब्लैक होल के ऊपर बिताए हुए कुछ घंटे धरती पर बिताए गए कई सालों के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर टाइम डायलेशन बहुत स्लो स्पीड पर होता है। तो ब्लैक होल पर जाकर हम लिटरली पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। जब इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल के अंदर एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर ये अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पास्ट में इतना ट्रेवल कर लेते हैं कि जब ये सालों पहले स्पेस में जा रहे थे धरती से तो ये अपने आप को जाता हुआ भी देख पाते हैं, और यहाँ तक कि ये पास्ट में जाकर अपने आप को स्पेस में जाने से रोकने की भी कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, मत जाओ साले बेवकूफ, मुझे जाने मत दो मर्फ। लेकिन ये पास्ट में जाकर अपने आप को देख तो सकते हैं बट कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जिस घटना को बदलना चाह रहे होते हैं वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो साइंटिफिकली पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल तो है, बट हम पास्ट में जाकर उन घटनाओं को बदल नहीं सकते जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे नासा के द्वारा एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था जिसे नाम दिया गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले की झलक हमें दिखा सकता है। इस टेलीस्कोप के द्वारा हो सकता है कि हम डायनासोर का उदय होते हुए भी देख पाएं, और एक एस्टेरॉयड के टुकड़े ने कैसे डायनासोर का हमेशा के लिए अंत कर दिया, इसकी भी हो सकता है कि झलक देखने को मिल जाए। बट जो एस्टेरॉयड का टुकड़ा गिरा था धरती पर उसे रोकने की कोशिश करें और डायनासोर को बचाना चाहें तो ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये घटना करोड़ों साल पहले हो चुकी है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक होल और टाइम डायलेशन के बारे में ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।